नमस्कार साथियों, स्टडी हिंदी विद आर्यश यादव की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और कल के टॉपिक में आपको पढ़ाया जा रहा था वर्णमाला का भाग 4, जिसमें आपने जो है देखा व्यंजन के भेद में पहला भेद आपका चल रहा था उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद। और वहाँ पे लगभग कुल व्यंजनों की संख्या आपको बता दी गई कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, उसके भेद कौन कौन से हैं, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा जो है उच्चारण के आधार पर स्पर्शी व्यंजन वर्ण पहला भेद था। दूसरा आपका अंतस्थ था, अंतस्थ के बाद आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म के बाद आपका आया था संयुक्त, संयुक्त के अलावा आपने पढ़ा द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण। इसके अलावा कुछ और भी भेद हैं, वो देख लेते हैं, फिर चलेंगे आपके अगले भेद पर। अगले भेद का नाम है आपका प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद। तो उसके पहले एक दो भेद और हैं, वो भी देख लेते हैं। आपका अगला है भी, इसमें एक होता है भेद आपका आर्द्र स्वर आ जाएगा। इसमें नाम क्या है भाई, नाम से ही पता चल रहा है आप व्यंजन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको उसमें पढ़ना पड़ रहा है आर्द्र स्वर, मतलब आधा स्वर। वे व्यंजन वर्ण है, तो आपके वर्ण कैसे हैं, व्यंजन हैं, लेकिन उनकी डेफिनेशन, उनकी परिभाषा क्या बनेगी। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण आंशिक रूप से स्वरों की भांति होता है। कैसे होता है, आंशिक रूप से होता है भाई। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण आंशिक रूप से किसकी भांति होता है, स्वरों की भांति होता है। आंशिक रूप से स्वरों की भांति होता है, स्वरों की भांति होता है, ठीक है, होता है, उसे क्या कहा जाता है भाई, उसे अर्ध स्वर कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आता है क्या भाई, इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा यह और वह। अर्ध स्वर के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा अर्ध स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, तो आपको बताना है भाई यह और वह जो है आपके किसके अंतर्गत आते हैं, अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण जो है आंशिक रूप से स्वरों की भांति होता है। इसके अलावा आपका एक भेद और था, इसमें एक भेद और था आपका लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन वर्ण। चलिए साथियों देख लेते हैं कि लुंठित या प्रकंपित व्यंजन वर्ण में क्या आता है भाई। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं, पहले तो देख लीजिए कि इसके अंतर्गत आता क्या है भाई। लुंठित या प्रकंपित के अंतर्गत आपको बता दें साथियों, आता है आपका व्यंजन वर्ण है एक र। र को लुंठित, वैसे आपकी परीक्षाओं में हमेशा तथ्य ही पूछा जाता है कि भाई इसके अंतर्गत आएगा क्या, तो आपको बता दें लुंठित या प्रकंपित के अंतर्गत आपका आ जाता है र। उसकी परिभाषा, भाई जिस व्यंजन वर्ण की ध्वनि मुख से लुढ़क कर बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है, उसे लुंठित व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इसके अलावा आपका प्रकंपित, प्रकंपित से तात्पर्य कंपन से, जिस व्यंजन वर्ण की उच्चारण करने पर जो है ना, जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन हो। स्वर तंत्रियां जानते हैं आप, आपको बताई गई हैं, कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, दंत, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये आपके हैं स्वर तंत्रियां, मुख्य रूप से आपको बताई गई हैं, 5 होती हैं। तो उसी के अंतर्गत भी आपको बताया जा रहा है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो या प्रकंपित हो, उसे क्या कहते हैं भाई, र कहते हैं। प्रकंपन किसके उच्चारण में होगा, र के उच्चारण में होगा। तो चलिए आपका ये हो गया लुंठित या प्रकंपित। इसके अलावा जो आपका इसमें अंतिम भेद है वो है पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन वर्ण। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लुंठित और प्रकंपित जरूर पूछा जाता है। निम्न में से लुंठित या प्रकंपित व्यंजन वर्ण है, तो बच्चा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन वर्ण आपका र है। तो जब भी आपसे पूछा जाए पार्श्विक व्यंजन वर्ण कौन सा होता है, तो पार्श्विक व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आपका आता है ल। पार्श्विक व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आपका ल आता है। उसकी परिभाषा, भाई पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं, तो आइए देख लेते हैं पार्श्विक व्यंजन। भाई जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्ण या जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में वायु जीवा के बगल से निकलती है। वायु कहां से निकलती है, जीवा के बगल से। भाई आप ल का उच्चारण करेंगे तो जीवा जो है ना आपकी जाके ऊपर दंत से टकराएगी, दंत से टकराएगी, क्योंकि ये जो आपका दंत व्यंजन वर्ण है
ल। इसका सूत्र भी आपको बताया गया, लितु लसा नाम दंत। ठीक है, तो दंत से इसका उच्चारण होता है, तो जीवा जाके दांतों से टकराएगी ऊपर के, और वायु जो है ना आपके जीवा के बगल से निकलेगी। तो पार्श्विक इसीलिए कहा जाता है, पार्श्विक से तात्पर्य पीछे से भी है, पीछे से हवा निकलती है। तो चलिए परिभाषा क्या हो जाएगी भाई, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में वायु जो है ना वो जीवा के बगल से निकलती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे जो पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहा जाता है। उसके अंतर्गत आता है आपका ल। तो इस प्रकार से आपका पहला भेद समाप्त हो जाएगा व्यंजन वर्ण का, जो आपको बताया गया उच्चारण के आधार पर। अब चलेंगे आपका अगला भेद जो है व्यंजन का, उसको देख लेते हैं। भाई व्यंजन के अगले भेद में आपका क्या आएगा। ठीक है, आपका अगला भेद है प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर है, प्रयत्न के आधार पर है। चलिए देख लेते हैं भाई प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से हैं। प्रयत्न के आधार पर वैसे आपको बता दें, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण के कुल 4 भेद होते हैं। सभी साथी ध्यान दें कि व्यंजन वर्ण के जो है भेद जो आपको बताए जाने हैं प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण के 4 भेद होते हैं। वो 4 भेद कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेंगे। चलिए व्यंजन के दूसरा भेद में आप पढ़ेंगे प्रयत्न, मतलब प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। ठीक, आपकी दूसरी हेडिंग क्या बन जाएगी, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। और जिसमें आपको पहला पढ़ना है विवार, पहला विवार है। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा आपका संवार, और तीसरा हो जाएगा आपका नाद, श्वास हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा श्वास, और चौथा आपका हो जाएगा नाद। चलिए ये 4 भेद आपको बच्चा पढ़ने हैं किसके अंतर्गत, प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, प्रयत्न मतलब होता है प्रयास। प्रयत्न के आधार पर कितने पढ़ने हैं, 4 आपको पढ़ने हैं। चलिए तो डेफिनेशन पे चलते हैं कि भाई विवार किसे कहते हैं। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुल जाए या मुख पूरा खुलता है, उसे क्या कहा जाता है भाई, विवार कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आएगा हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, तथा इनके अलावा आपका जो तीनों स हैं, तीनों स ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे भाई, ये आपके आ जाएंगे विवार के अंतर्गत। विवार किसे कहते हैं कि जिसके उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाए। मुख पूरा खुल जाए तो विवार है। आएगा क्या इसमें, हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आएगा। इसके अलावा आपके तीनों स आ जाएंगे भाई, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। इसके अलावा संवार भाई किसे कहते हैं, संवार देख लेते हैं। संवार किसे कहते हैं भाई, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार जो है या मुख जो है आपका आधा खुलता है, आधा खुलता है, तो भाई क्या हो जाएगा आपका संवार। और यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा आपका हर वर्ग का भाई, जो यहाँ से बच गया है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अर्थात हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा भाई यहाँ से क्या बच गया है, यहाँ से तो पहले आपका अंतस्थ व्यंजन या वरल, और इसके अलावा भाई तीनों सा यहाँ आए हैं, तो ह आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो हम इसका वर्गीकरण कर लेंगे। भाई कुछ लोग सूत्र भी याद रखते हैं कि भाई इसका जो ट्रिक याद रखते हैं 345 के अलावा, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन वर्ण, उसके अलावा आपका जो है अंतस्थ व्यंजन और ह आ जाता है किसके अंतर्गत, संवार के अंतर्गत। और कुछ लोग इसका भी याद रखते हैं भाई 12 एक अधिक होता है, 12 से तात्पर्य पहला दूसरा वर्ण, और इसके अलावा तीनों स आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, विवार के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। बात आती है फिर श्वास और नाद की। ठीक है, श्वास और नाद से तात्पर्य है गूंज से। ठीक है, गूंज से, आवाज की गूंज से तात्पर्य है। तो श्वास किसे कहते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में गूंज कम हो उसे तो कहा जाता है श्वास, और जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में गूंज अधिक हो बच्चा, तो उसे क्या कहा जाता है, नाद कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं भाई,
जो आपका एक चीज बता दे, बहुत ही आसान तरीका है इसको याद रखने का। जो आपका विवार में आता है वही श्वास में आता है, सभी साथी ध्यान दें। ठीक है, दो दो का जोड़ा यहाँ पे बना लेंगे आप, श्वास नाद का जोड़ा बन जाएगा, विवार और संवार का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, और पहले का मेल हम किससे कर देंगे, यहाँ पे दूसरे जोड़े में, ये पहला दूसरा हो गया, अगर इसको भी हम नंबरिंग कर दें पहला और दूसरा। ठीक है, विवार का मेल हम श्वास से कर देंगे और संवार का मेल हम किससे कर देंगे, नाद से। इस प्रकार से हमारा जो है ये भी सॉल्व हो जाएगा भाई। यहाँ पे हम कोड के माध्यम से लिख रहे हैं, श्वास का हो जाएगा भाई 1 2 और क्या हो जाएगा तीनों सेट, इस प्रकार से आ जाएगा। और नाद का आप जानते हैं 3 4 5, इसके अलावा यह और क्या आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। इस प्रकार से हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 भेद हैं आपके, देख लीजिएगा, विवार, संवार, श्वास और नाद। मुख पूरा खुले तो विवार हो जाता है, आधा खुले तो संवार हो जाता है, और गूंज अगर कम हो उसे श्वास कहते हैं। उस व्यंजन वर्ण को जो है, उस व्यंजन वर्ण के उच्चारण प्रयत्न जो आप प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयत्न को क्या कहा जाता है, श्वास। और जिसमें गूंज अधिक हो, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में गूंज अधिक हो, उसे क्या कहा जाएगा, नाद। इस प्रयत्न को क्या कहा जाता है, नाद कहा जाता है। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो आपका था व्यंजन का दूसरा भेद, किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। अब चलेंगे इसके अगले भेद पर। ठीक है, और इसमें जो भी समस्या, अगर किसी साथी को जो है, किसी भी मित्र को अगर समस्या नजर आती है कि कहीं पे कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो वो अपना जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। बाकी जो है देखेंगे तो उसका जवाब वहीं पे आपको दे दिया जाएगा, या तो आपकी अगली वीडियो अपलोड करेंगे। कल तो संडे है, कल वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा, और आपका अगला वीडियो मंडे को अपलोड करेंगे, सोमवार को शाम को। ठीक है, जितने भी साथियों को कोई समस्या हो, वैसे हम प्रयास करेंगे कि आपके जो है कमेंट बॉक्स में ही आपका जो है, जो भी कंफ्यूजन हो उसको सॉल्व कर दिया जाए। लेकिन फिर भी अगर चीजें नहीं समझ में आती हैं तो फिर आप लोगों को जो है अगली वीडियो में वो समस्या दूर कर दी जाएगी। ठीक है, और आप लोग भाई अगर क्लासेज आपको अच्छी लग रही है तो आप क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपका अगला भेद किसके आधार पर है। अगला भेद किसके आधार पर है, ठीक, आपके दो कंप्लीट हो गए, उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। अब आपका तीसरा भेद है घोषत्व के आधार पर। सभी साथी ध्यान दें, घोषत्व के आधार पर। चलिए देख लेते हैं भाई, घोषत्व के आधार पर किसके भेद भाई, व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद। ये रहा भाई आपका तीसरा भेद है व्यंजन के भेद किसका, घोषत्व के आधार पर। घोषत्व से तात्पर्य किससे है, घोषत्व से तात्पर्य कंपन से है। स्वतंत्रियों में जो कंपन होती है उसी के आधार पर जो है ना व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अंतर्गत आपका जो है पहला हो जाएगा अघोष। दो भेद हैं इसके भाई, पहला अघोष है और दूसरे भेद को जो है ना घोष, घोष या सघोष कहा जाता है। सभी साथी ध्यान दें, घोषत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण के दो भेद हैं, घोष और अघोष। चलिए, तो अघोष में क्या हो जाएगा भाई, घोष मैंने घोषत्व से बताया, घोष का तात्पर्य कंपन से है। तो मैंने एक चीज बताया था, अगर भाई इसके शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले अ लगा है तो भाव कैसा हो जाएगा आपका, नकारात्मक हो जाएगा। घोषत्व से तात्पर्य है कंपन से, अर्थात जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में क्या होगा भाई, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। कहां पे कंपन ना हो, स्वर तंत्रियों में। सभी साथी ध्यान दें, स्वर तंत्रियों में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कहां कंपन ना हो, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उसे तो हम क्या कहेंगे भाई, उसे तो अघोष कहा जाएगा। और जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में क्या हो, स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन हो, कंपन हो, उसे हम क्या कहेंगे भाई, उसे तो घोष या सघोष। सघोष का अर्थ ही होता है भाई साथ, सघोष का अर्थ ही होता है क्या, साथ। और घोष में भाई साथ घोष कंपन, अर्थात जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कहां स्वर तंत्रियों में कंपन हो। तो आएगा क्या इसके अंतर्गत भाई, हमने आपको बताया था जैसे वहां पे जोड़ा बनाया गया था दो का,
वैसे ही यहाँ भी जोड़ा बनेगा, और इसमें भी वही सेम वही चीजें आएंगी जो आपका विवार में आया था, श्वास में आया था, वही आपका कहाँ आ जाएगा, अघोष में। अर्थात यहाँ भी आपका आएगा हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, इसके अलावा आपके तीनों स्वर। ठीक है बच्चा, इस प्रकार से आपका इसका वर्गीकरण आप कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा तीनों स्वर। ठीक है, हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों स्वर आपके कहाँ आ जाएंगे, अघोष में आ जाएगा। और यहाँ पे भी सघोष में आपका क्या आ जाएगा, हर वर्ग का कौन सा, तीसरा चौथा पांचवा, मतलब 3 4 5 345 का कोड था, तथा यह और हर कहाँ आ जाएगा आपका, घोष या सघोष के अंतर्गत। सभी साथी ध्यान दें, घोषत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण के दो भेद हैं, अघोष और सघोष। भाई जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे तो अघोष कहा जाता है, आ जाएगा हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों स्वर। इसके अलावा घोष या सघोष में क्या आ जाएगा, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे क्या कहा जाएगा भाई, घोष या सघोष। और इसमें आ जाएगा हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा य और ह, ये इतने आ जाएंगे आपके किसके आधार पर, घोषत्व के आधार पर। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो अगला भेद है उस पे चलते हैं। 3 भेद आपके व्यंजन के समाप्त हो गए हैं। चौथा भेद आपका है प्राणत्व के आधार पर। सभी साथी ध्यान दें, चौथा भेद आपका किसके आधार पर है, तो चौथा भेद आपका प्राणत्व के आधार पर है। चलिए देख लेते हैं फिर प्राणत्व के आधार पर जो है व्यंजन के कितने भेद हैं, उसके अंतर्गत जो है व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कौन कौन से व्यंजन कहाँ पे आते हैं, ये चल के देख लेते हैं। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के भेद, चलिए देख लीजिए, हेडिंग है आपकी प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद, जिसमें आपके बच्चा 2 भेद हैं। कितने भेद हैं, 2 भेद हैं प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्राणत्व के आधार पर आपके 2 भेद हैं। कौन कौन से, पहला तो है अल्प प्राण, पहला भेद तो बच्चा है अल्प प्राण, और दूसरा भेद है आपका महाप्राण। ठीक है, अब आप जान रहे हैं बच्चा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अल्प का मतलब होता है थोड़ा या कम, प्राण से तात्पर्य वायु से है, और महा से अर्थ होता है भाई ज्यादा। प्राण का अर्थ तो आपको बता दिया गया वायु। परिभाषा क्या बनेगी भाई, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकले। सभी साथी ध्यान दें, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकले उसे क्या कहा जाएगा, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और इसके अंतर्गत आता है आपका हर वर्ग का। सभी साथी ध्यान दें, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी। यहाँ पे आ जाएगा हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण। इसके अलावा आपका क्या आ जाएगा भाई, य व र और ल। य व र और ल, अर्थात हम ये कह सकते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। इसके अलावा आपके अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्प प्राण का वर्गीकरण। उसके अलावा आपका महाप्राण मतलब ये है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है या ज्यादा वायु बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है। और उसके अंतर्गत आएगा क्या भाई, हर वर्ग का कौन सा बचा है, पहला तीसरा पांचवा तो हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका दूसरा और चौथा वर्ण। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपके अंतस्थ हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपके पुष्प व्यंजन वर्ण आ जाएंगे।
ठीक है, इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, सभी साथ देख लें, और किसी को कोई समस्या है तो मैंने आपको जो है ऑप्शन दे रखा है, तो आप कमेंट में अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए, बाकी चीजें जो है हम वो देख लेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। आगे क्या है भाई, इसका एक चार्ट आपको डायग्राम बनवाना है। डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहे हैं, एक चार्ट बना देते हैं, और उस चार्ट में आपका भाई प्रयत्न के आधार पर जो आपको भेद बताए गए हैं चार, विवाद, संवाद, श्वास और नाद, इसके अलावा आपको जो घोषत्व के आधार पर बताया गया है कि घोष और सघोष, और जिसे जो है घोष और सघोष हो गया, और उसके अलावा अगला भेद उसका है अघोष। घोष या सघोष एक ही चीज को कहते हैं। और इसके अलावा आपका जो प्राणत्व के आधार पे आपको बता रहे हैं कि प्राणत्व के आधार पर आपका भेद कौन सा है, अल्पप्राण और महाप्राण। तो इसका वर्गीकरण एक चार्ट में कर देते हैं, वहां से थोड़ा आसान हो जाएगा आप सभी के लिए। उसको एक बार समझ लेंगे, फिर आप जो है कभी यहाँ से प्रश्न एक भी गलत नहीं करेंगे। वर्णमाला के एक भी प्रश्न आपके व्यंजन से संबंधित गलत नहीं होने वाले हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कि वो चार्ट को बनाना कैसे है। ठीक है, वह व्यंजन या वर्णमाला की, वर्णमाला में जो आप व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, इसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए वो चार्ट। वहां से आप जो है कोई भी प्रश्न बनता है अघोष, सघोष का, प्राण, महाप्राण, विवाद, संवाद, श्वास, नाद का, तो वहां से उसको जो है ना आप डिफाइन कर सकते हैं, चीजों को अलग कर सकते हैं कि वास्तव में वहां पे पूछा क्या जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, वो डायग्राम हम बना लेते हैं। उस डायग्राम में भाई आएगा क्या, सभी साथी ध्यान दें। इस प्रकार से जो है ये रहा आपका डायग्राम बना लेते हैं। चलिए ऊपर की पंक्ति में यहाँ पे कम से कम भाई 4 पंक्तियां तो आपको छोड़ ही देना है कम से कम। इस तरह से जो है आप एक रो में लिख लीजिए। ये रहा भाई, ये पंक्ति थोड़ी बड़ी रहेगी, बाकी पंक्तियां जो है फिर कॉलम से छोटे रहेंगे। ये रहा आपके, इतने ही तो कॉलम बनेंगे आपके। चलिए एक कॉलम में इस तरह से भी जो है इसको बना लेते हैं। भाई जितने आपके वर्ग हैं उसी के हिसाब से बनाना है। एक का वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, इसके अलावा आपका ट वर्ग हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका ट वर्ग, ट वर्ग के बाद आपका हो जाएगा भाई इसमें प वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है ना ये चार्ट बनाना है। आप सभी लोग देख लीजिएगा। पहले कॉलम में भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा उच्चारण स्थान, क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान, और यहाँ पे भी आपको वर्णमाला पूरा लिख देना है। क ख ग घ और अंग, यहाँ पे हो जाएगा च छ ज झ ञ, यहाँ पे हो जाएगा ट ठ ड ढ और ड़, यहाँ पे हो जाएगा त थ द के बाद हो जाएगा आपका ध और न, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प वर्ग भी, प फ ब भ, और क्या हो जाएगा म हो जाएगा भ, यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, प फ ब भ और म हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है ना ये पांचों वर्ग लिख लेंगे। और एक चीज आपको बताया गया था कि क वर्ग का उच्चारण स्थान में क्या होता है कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान ताल, ट वर्ग का होता है मूर्धा या मूर्धन्य भी कहा जाता है, त वर्ग का हो जाएगा आपका दंत्य, दंत के अलावा प वर्ग का आपका हो जाएगा क्या उच्चारण स्थान ओठ। ठीक है, इस प्रकार से तो आपका ये उच्चारण स्थान हो गया। बच्चा देख लीजिएगा, कितनी चीजें क्लियर हो गई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हैं, ताकि आप जो है एक बार फिर से बना सकें इसको, क्योंकि एक बार अगर आप अपने आप से इस चीज को बना लेंगे तो आपके वर्णमाला के जो व्यंजन वाले क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, सभी साथी ध्यान दें। अब आपको प्रयत्न के आधार पर जो भेद बताए गए थे, उस भेद में भाई क्या चीजें कैसे चल रही थी वो देख लीजिएगा। भाई आपका हर वर्ग का विवार जो बताया गया था उनको पूरा खुल जाए, और विवार के अंतर्गत क्या आता था, हर वर्ग का पहला दूसरा। भाई विवार के अंतर्गत हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण आता था, तो हमने पहले कॉलम में लिख दिया विवार, और हर वर्ग का पहला दूसरा जो भी व्यंजन है वो किसके अंतर्गत आ गया, विवार का। अब हमने बताया था
कि दो दो का जोड़ा बनता है भाई। अगर विवार यहाँ है इसका मतलब ये आपके समवार हो जाएंगे, तो यहाँ हम रख सकते हैं ये क्या हो जाएगा समवार, ये भी हो जाएगा समवार और ये भी हो जाएगा समवार। इस प्रकार से वर्गीकरण हो जाएगा इसका। भाई अगर ये विवार है और ये समवार है, और अगर ये आपका श्वास हो जाएगा, भाई श्वास के अंतर्गत क्या आता था, हर वर्ग का पहला दूसरा, तो ये श्वास हो जाएगा तो तीसरा चौथा किसके अंतर्गत आएगा बच्चा, नाद के अंतर्गत आएगा। किस प्रयत्न के अंतर्गत आएगा, नाद के अंतर्गत आएगा। ये चार भाई आपके किसके अंतर्गत थे, प्रयत्न के आधार पर भेद थे, तो इसका वर्गीकरण तो हो गया। इसके बाद भाई घोषत्व के आधार पे था पहला दूसरा व्यंजन वर्ण किसके अंतर्गत आता था बच्चा, अघोष के अंतर्गत आता था, तो दूसरा और पहला हो चुका है। तीसरा किसके अंतर्गत आएगा, तीसरा चौथा पांचवा, इसको घोष या सघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। सघोष के अंतर्गत आ जाएगा आपका तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, इस प्रकार से आपका वर्गीकरण करना। अब आप ये जान चुके होंगे कि हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन वर्ण क्या होता है, विवार होता है, श्वास होता है, अघोष होता है। हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन वर्ण क्या होता है, विवार होता है, श्वास होता है और अघोष होता है। इसका मतलब आप ये समझ गए, अगर पहला और दूसरा जो है विवार, श्वास, अघोष है, तो तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन वर्ण आपका हो जाएगा संवार हो जाएगा, नाद हो जाएगा और सघोष हो जाएगा। इस प्रकार से तो हम इसका वर्गीकरण कर लेंगे प्रयत्न के आधार पर और घोषत्व के आधार पर। ठीक है, अब आपका एक भेद और बचा है प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण करना है आइए देख लेते हैं। प्राणत्व के आधार पर बच्चा बस एक चीज आपको याद रखनी है, हर वर्ग का, या यूं समझ लीजिए कि वर्ग का पहला वर्ण जो है ना वो अल्प प्राण होता है। हर वर्ग का पहला व्यंजन वर्ण जो है ना वो क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अब आपको क्रम से चलना है, भाई पहला अल्प प्राण है तो दूसरा महाप्राण, तीसरा क्या हो जाएगा आपका अल्प प्राण। अब देखिएगा पहला अल्प प्राण, अब क्रम से चलना है, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा बच्चा आपका फिर से क्या हो जाएगा अल्प प्राण। इस तरीके से अगर सिर्फ आपको एक चीज याद रहे, सिर्फ एक चीज याद रहे अल्प प्राण महाप्राण में, कि हर वर्ग का पहला व्यंजन वर्ण आपका क्या होता है, अल्प प्राण होता है। पहला व्यंजन वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अगर एक चीज आपको याद रहे तो आप जो है सबका वर्गीकरण इसका कर सकते हैं। भाई पहला अल्प प्राण है तो दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण तो चौथा महाप्राण और पांचवा फिर से अल्प प्राण। तो यही आपको जो है परिभाषा में बताया गया था, हमने आपको वहां पे लिख के बताया कि भाई अल्प प्राण किसे कहते हैं, हर वर्ग का जो पहला तीसरा और पांचवा होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा क्या है आपका महाप्राण है। इस प्रकार से जो है इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बच्चा अब बात कर लेते हैं आपका जो अंतस्थ और उष्ण व्यंजन वर्ण है। ठीक है, अंतस्थ और उष्ण। देखिए हमने जो है जब तीनों स की बात की थी तो तीनों स आपके बच्चा आते थे, विवार में आते थे, श्वास में आते थे, अघोष में आते थे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो यहाँ दोनों जगह पे मौजूद हैं। ठीक है, विवार यहाँ भी है, यहाँ भी है, श्वास यहाँ भी है, यहाँ भी है, अघोष यहाँ भी है, अघोष यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पे आके मैटर फंस जाता है आपका। समस्या यहाँ है अल्प प्राण और महाप्राण। तो आपको पता है अल्प प्राण में आपके अंतस्थ व्यंजन आते हैं और महाप्राण में आपके उष्ण व्यंजन आते हैं। लेकिन उस व्यंजन में से यहाँ पे इसके अंतर्गत सिर्फ तीनों स आते हैं। तो मतलब ये है कि तीनों स का वर्गीकरण हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा ह भी महाप्राण होता है, तो ह का भी वर्गीकरण इसमें कर नहीं सकते। तो महाप्राण और किस पंक्ति में है, हम देखते हैं कि चौथी पंक्ति में भी आपका महाप्राण ही होता है। और आपको ये भी पता है कि ह जो है आपका संवार, नाद और सघोष है और महाप्राण भी है। तो इसका वर्गीकरण हम यहाँ कर देंगे। और बात आती है कि अंतस्थ व्यंजनों की, तो आप जानते हैं अंतस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण तो होते ही हैं, अल्प प्राण तो आपके होते ही हैं। अब जान रहे हैं अल्प प्राण के अलावा संवार, नाद और सघोष होते हैं। तो मतलब ये है कि इसका वर्गीकरण अंतस्थ व्यंजनों का हम तीसरी लाइन में, तीसरी, चौथी या पांचवी में से किसमें कर सकते हैं। भाई चौथी लाइन में तो आपका महाप्राण है,
तो चौथी पंक्ति में तो हम रख नहीं सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, संवार नार सघोष, या तो यहाँ तीसरी पंक्ति में रख दीजिए या तो चौथी पंक्ति में। तो हम चौथी पंक्ति में जो है पांचवी पंक्ति में जा नहीं रहे हैं, हम यहीं पे इसका वर्गीकरण कर देते हैं, य व र और ल। याद करने का एक तरीका है, अगर आपको नहीं याद होता है ये वाले व्यंजन तो आप वैसे ही याद कर लीजिए कि तीनों सर दूसरी पंक्ति में आएंगे, दूसरी लाइन में, अंतस व्यंजन तीसरी में, और जो आपका है वह चौथी पंक्ति में आएगा। आप ऐसे भी याद कर लेंगे तभी आपका दिमाग जो है ना वहां पे पहुंच जाएगा कि पहली दूसरी पंक्ति में भी अगर तीनों स आते हैं तो पहली दूसरी पंक्ति में आता क्या था, ये तो आपको याद ही है कि पहला दूसरा जो है हर वर्ग का पहला दूसरा विवाह होता है, श्वास होता है, और क्या होता है, अघोष होता है, और अल्पप्राण महाप्राण, ये तो हमने आपको तरीका बता दिया है कि हर वर्ग का पहला आपका अल्पप्राण है तो आप जान जाएंगे कि दूसरा आपका महाप्राण है। ठीक है, इस प्रकार से इसका वर्गीकरण आपका किया जा सकता है। ठीक है, एक और भेद बचा है भाई आपका, आज तो टाइम नहीं है, आज का तो जो है टाइम समाप्त हो चुका है। भेद और है स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो ये वीडियो जो है आपका सोमवार को अपलोड कर देंगे, स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण भी कर देंगे। उसके अलावा जो आपका बचा हुआ है आपको उसमें थोड़ा सा भी देखना है, द्वित्व व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, द्वित्व, इसके अलावा आगत व्यंजन वर्ण और अयोगवाह। अयोगवाह वैसे बताया तो गया है लेकिन फिर भी उसका जो है डेफिनेशन एक बार अंतिम भेद की तरह, जैसे स्वर का भेद हो गया व्यंजन का, वैसे ही अयोगवाह आपको बता दिया जाएगा। तो दो तीन चीजें छोटी मोटी बची हैं उसको आपको बता के फिर जो है आपका अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आप अगले टॉपिक में क्या पढ़ना चाहेंगे। जैसे अगले टॉपिक में अब हमको चलना होगा, पढ़ाना होगा तो हम क्रम से चलेंगे। अगला टॉपिक आपका शब्द का बनता है तो हम तो शब्द पढ़ाना चाहेंगे, लेकिन अगर आप लोगों के भी कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके वहाँ पे सुझाव दे सकते हैं। जैसे आप अलंकार पढ़ना चाहते हैं, कारक समास पढ़ना चाहते हैं, संधि पढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहें आके कमेंट बॉक्स में वहाँ पे आप कमेंट करके हमसे जो है बात कर सकते हैं, बता सकते हैं चीज़ों को कि ये टॉपिक जो है थोड़ा जरूरी है आपके लिए, तो हम वो टॉपिक आपका पहले कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ जो है आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों का सहयोग बना रहा तो जो है कुछ चीज़ें और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को करेंगे। बस आप लोग जो इस तरह से सहयोग अपना बनाए रखिए और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लाइक और शेयर करने का प्रयास करें ताकि और भी लोग जो है चैनल से जुड़ सकें। फिर देखते हैं आगे क्या और अच्छा आपके लिए कर सकते हैं। आप सभी साथियों को जो है इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।